चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तैयारी करो पॉडकास्ट चैनल पे। हम आज फिर आपसे रूबरू करने आए हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि आपने कमेंट बॉक्स में डाला था। जब हमने जवाहरलाल नेहरू की बात की थी तो कमेंट बॉक्स में कुछ आंसर आए थे, सर इंदिरा गांधी पर बहस की जाए, इंदिरा गांधी पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं। उनका जो काल था, जो उनका पीएम का कार्यकाल था, उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे आपातकाल सबसे मेन घटना थी। तो इन चीज़ों पर सवाल पूछे जाएं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप केवल एक तरफ की बात करते हैं, आप दो तरफा बात नहीं करते हैं, आपकी विचारधारा केवल एक तरफ की है। तो उन्हीं सवालों को देखते हुए हम लाए हैं इंदिरा गांधी के टॉपिक को आपके सामने। थोड़ा ये व्यक्ति के बारे में जो जानकारी हमें देने वाले हैं वो देंगे अभिषेक सर। और दूसरी बात, जैसे हमने लास्ट उसमें बात की जवाहरलाल नेहरू की, इसी प्रकार से आज उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और उनके बाद बनी इंदिरा गांधी। ऐसा नहीं कि हमने शास्त्री जी को कहीं छोड़ दिया है, उनके बारे में बात होंगी, लेकिन पहले बात इंदिरा गांधी के बारे में इसलिए कर रहे हैं, कमेंट में बहुत ज़्यादा आए थे कि इंदिरा गांधी पर बात की जाए। इनके बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक हैं कि किस प्रकार बांग्लादेश बना, किस प्रकार आपातकाल क्यों लगाया गया, क्या वजह थी, इंदिरा गांधी शख्सियत क्या थी। कहते हैं कांग्रेस से लड़के ये प्रधानमंत्री बनी थी, तो क्या क्या हुआ था, किसका कितना रोल था इसके जीवन में, इस पर बात करेंगे अभिषेक सर से। तो चलिए अभिषेक सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। ऐसे प्रश्न सर ठीक होंगे, क्योंकि आपने देखा लास्ट वीडियो में कमेंट में आपको भेजे भी थे, देखा होगा आपने कि विचारधारा से जोड़ दिया गया आपको। कोई नहीं, इस बार बच्चों की और ऑडियंस के बातों को मद्देनजर रखते ही जवाब दिए जाएंगे, लेकिन तथ्य वही होंगे। ऑडियंस चाहे मुझे गलत माने चाहे सही माने, जो तथ्य है वही रखूंगा। तो सर आपको केवल सही जवाब बताने हैं। जहां यदि ऑडियंस थोड़ा सा नाराज होती है तो देखेंगे कि ऑडियंस को कहीं गलत जानकारी है, आपको दूर करना उनका कर्तव्य है। ऑडियंस के हिसाब से अपने को नहीं चलना है, अपने को सही जानकारी का करना है। और सबसे पहले जो शख्सियत आपको दिख रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और एकमात्र, अभी तक और कोई बनी नहीं है, एकमात्र प्रधानमंत्री 1967 में बनी थी पहली बार। इनके बारे में कुछ हमें आप बताएं कि क्या 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 थी ये शख्सियत। देखिए सर, अगर बेसिकली इस व्यक्तित्व की हम चर्चा करें तो इतिहास के पन्नों में ये लिखा गया है कि इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा गया है। जी सर। लौह पुरुष के लिए हम बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल याद आते हैं हमको, इनको आयरन लेडी कहा गया है। और किसी भी व्यक्ति को इतनी बड़ी उपाधि दी जाए तो वो एक खुद में बहुत बड़ी बात है। तो इनको आयरन लेडी कहने की बहुत सारी वजह हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। और ये ऐसे अवस्था में देश की बागडोर संभालेंगी जब अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी, और उन समस्याओं से कैसे इस महिला ने अपने आप को सेफ रखा, देश को सेफ रखा, और अंत में कैसे इनको इनके ही बॉडीगार्ड के द्वारा एक सुबह गोली से हत्या करके मार दिया गया, वो सारी कहानी आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगा बच्चों को। तो आप प्रश्न पूछेंगे तब इस पर्सनैलिटी के बारे में हम और जानने की बात करेंगे। सर सबसे पहले तो शायद ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर सबसे पहले इनके नाम पर जाना चाहूंगा। बेटी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की और नाम है गांधी। सर इसके पीछे भी एक तथ्य है, लोग थोड़ी मिथ्या से जोड़ते हैं, परंतु सही सच्चाई ये है कि सर इनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम था फिरोज। हाँ। तो एक्चुअली में फिरोज मुसलमान थे, और प्रधानमंत्री जो नेहरू थे उनके मन में कहीं भी ये नहीं था कि वो अपनी पुत्री की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करे जो गैर धर्म का हो, परंतु इंदिरा गांधी उनसे विवाह करना चाहती थी। तो इस कंडीशन में जो फिरोज थे वो जाते हैं महात्मा गांधी के पास, और इंदिरा गांधी भी रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई मुझे शादी तो करनी है। और महात्मा गांधी दो धर्मों को अलग नहीं मानते थे, उनको एक मानते थे। तो वहीं महात्मा गांधी ने फिरोज को एडॉप्टेड करा और अपना नाम जो दिया कि आज तुम फिरोज खान नहीं, आज से तुम क्या हो, फिरोज गांधी हो। जब इनको नाम दिया गया फिरोज गांधी को, जब इनसे इनकी शादी हुई, फिरोज गांधी से शादी हुई इनकी, तो ये इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी की तरफ पहुंच गई। अच्छा, शादी के बाद फिरोज को अडॉप्ट कर लिया महात्मा गांधी ने, तो उन्होंने अपना सरनेम गांधी दे दिया। तो आज जो भी इनके पुत्र हैं जो इनके परिवार में आते हैं, चाहे वो राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये सही मायने में सारे नेता जो हैं ये सब फिरोज जो खान है उनके बेटे हैं या उनके वंशज हैं। और जो गांधी है उनको टाइटल महात्मा गांधी की वजह से, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी से प्रेम करती है, नेहरू उनसे उनकी शादी ना करें। लव मैरिज की गई थी। लव मैरिज एक तरीके से, दो धर्मों को एक करने का एक अच्छा तरीका था उस समय। तो चलिए मतलब ये कह सकते हैं कि जब लव मैरिज की गई तब वो फिरोज खान नहीं, फिरोज गांधी थे। तो फिरोज गांधी थे, ठीक है, इसलिए इंदिरा गांधी हो गई। इंदिरा गांधी, बिल्कुल यही सच्चाई। सर सबसे पहले
इन आयरन लेडी के नाम से जो मशहूर है उनके बारे में एक क्वेश्चन है ऑडियंस का भी है कि 1960 में पहली बार पीएम बनती है शास्त्री जी के निधन के बाद। तो कांग्रेस के कई बड़े नेता थे जो पीएम के दावेदार थे, ये कैसे बनी? देखो सर, इसमें एक छोटे से पहले हम कहानी की तरफ लेके चलूंगा आपको। जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई 1964 के अंदर, अब वो मृत्यु अचानक हुई उनकी, और कोई भी इस बात से ज्ञात नहीं था कि पंडित नेहरू की मृत्यु होगी तो उसके बाद क्या होगा। नेहरू की मृत्यु के बाद नंदा, गुलजार नंदा जो थे, उनको अगला प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन कांग्रेस में नेहरू की मृत्यु के बाद जो कांग्रेस थी वो पूरी तरीके से, एक शब्द है सिंडिकेट, उन सिंडिकेट के नेतृत्व में थे। और सिंडिकेट में, जैसे ये चित्रण आपने रखा है, ये यही है सिंडिकेट में। और इनमें सबसे जो प्रसिद्ध नेता थे वो के कामराज थे, तमिलनाडु से। और इनको भारतीय इतिहास में इस दौर के अंदर किंग मेकर कहा गया। जब तक के कामराज नहीं चाहते थे तब तक कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे क्या कांग्रेस के हेड तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कांग्रेस के हेड यही थे। तो नेहरू की मृत्यु के बाद डिसाइड किया गया कि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए जो कि कामराज के अंडर में काम करे। तो दो नाम थे, एक था देसाई का और एक नाम था लाल बहादुर शास्त्री का। लेकिन देसाई अपने आप में एरोगेंट थे, सीनियर लीडर थे, तो उनको अगर कांग्रेस का नेता बनाया जाएगा प्रधानमंत्री तो कामराज के विरुद्ध जाएंगे। तो इस अवस्था में शास्त्री को बना देगा प्रधानमंत्री। सर क्या ये देसाई मोरारजी देसाई है? बिल्कुल, जो गैर कांग्रेसी पीएम बने थे पहली बार। तो देसाई पहले कांग्रेस का हिस्सा थे। तो अब जब देसाई को हटा के शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया तो देसाई के मन में कुछ रोष तो आ गया कि एज बीइंग सीनियर लीडर, सबसे महान नेता तो मैं हूं, लेकिन शास्त्री को बना दिया। और शास्त्री इनके अधीन रहे, क्योंकि जो उनकी बहन थी, जिनके बारे में चर्चा किया था हमने लास्ट पॉडकास्ट, जो नेहरू जी की बहन थी, जयलक्ष्मी पंडित, तो उन्होंने संसद के अंदर बोला गया था कि शास्त्री अपने खुद के फैसले नहीं लेते, शास्त्री के फैसले कोई और लेता है। तो इसका मतलब क्या है, वो कामराज की बात कर रहे हैं। अब जब शास्त्री की मृत्यु हो गई 66 में ताशकंद समझौते के बाद, अब फिर से वही सवाल आया कि अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। ये चुनाव 62 में हुए थे, अगला चुनाव 67 में होना था। बीच के 5 साल के बीच में अब अगला प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, तो फिर से मोरारजी देसाई आए। देसाई ने कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। कामराज उस पे थे कि तुम मेरी सुनोगे नहीं, अंतरी रोष थे। तो इन्होंने क्या कहा कि एक ऐसे कैंडिडेट को बनाया जाएगा प्रधानमंत्री जो मेरी बात सुने। और शास्त्री के सरकार के टाइम में इंदिरा गांधी कैबिनेट में पहले आ चुकी थी और अपने पिता के साथ काम करते करते राजनीति की समझ उनको पहले ही थी। तो कामराज को लगा कि अगर मैं इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दूंगा तो इंदिरा गांधी मेरी कठपुतली की तरह काम करेंगी, और कठपुतली के काम करने की वजह से मैं जो इंदिरा गांधी से कहूंगा वो करेंगी, वो पूरा कर पाएंगी। अब देसाई को यहाँ ये बात पसंद नहीं आई। देसाई ने बोला कि मैं किसी छोकरी से, लाइन है सर, एक किताब है बिपिन चंद्र की, उसमें लिखा है कि मैं छोकरी से नहीं हारूंगा। तो उन्होंने कामराज से कहा कि आंतरिक इंटरनल कांग्रेस में चुनाव करा लिया जाए। अगर कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने बोल दिया कि हमको इंदिरा गांधी चाहिए तो मैं अपना नाम हंसते हंसते पीछे ले लूंगा। इलेक्शंस हुए कांग्रेस के अंदर ही कि अगला प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, लोगों ने इंदिरा गांधी को चुना। कामराज जिसके सपोर्ट में तो वही प्रधानमंत्री बनेगा, तो कांग्रेस के लोग उनके साथ थे। तो कामराज के नए उससे रहम से इंदिरा गांधी बनी प्रधानमंत्री 1967 के अंदर। इस पूरे सिलसिले में हमने देखा कि नेहरू की मृत्यु के बाद नंदा की मृत्यु शास्त्री, और शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा, और ये सारे किंग मेकर कौन है, कामराज का काम। तो ये पूरा जो सिंडिकेट था, ये प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, पूरा सिंडिकेट डिसाइड करता था। प्रधानमंत्री इतने बड़े फैसले नहीं लेता था। चलिए सर, इंदिरा गांधी का जैसे बहुत बड़ा कार्यकाल है, 1971 का भारत बंगाल को छुड़ाया, भारत पाक युद्ध है, प्रिवी पर्स को बंद करना है, 42वां संविधान संशोधन है, बहुत चीजें हैं। तो आज के हम एक टॉपिक पर बात करेंगे, जो मेन टॉपिक है, जो ऑडियंस ने हमें कमेंट बॉक्स में दिया था, वो है आपातकालीन इमरजेंसी। इमरजेंसी लगाई गई 1975 में, इस बात से आप भी सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये देश पर एक काला दिन कह सकते हैं, 25 जून मनाया जाता है, काला दिन था। इंदिरा गांधी के शासन का एकमात्र काला दिन यही था। क्यों लगाई गई, क्या वजह थी, कुछ आप हमें बताएं। देखो सर, जैसे कि अगर हमें आपातकाल की स्थिति को समझना है तो थोड़ी सी कहानी पीछे चलते हैं लेके, जब तक थोड़ी कहानी क्लियर नहीं होगी तब तक आपातकाल की स्थिति समझ नहीं आएगी। तो 67 का इलेक्शन हुआ, उसमें जीत किसकी हुई, इंदिरा गांधी की सरकार बनी। लेकिन अगर आप सर देखें, नेहरू की मृत्यु के बाद भारतीय राजनीति और भारतीय इकोनॉमी पूरी तरीके से खराब हो चुकी। तो शास्त्री की मृत्यु हुई, 62 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ। अगर आप रिलेट करेंगे, 66 में ग्रीन रेवोल्यूशन भी लेके आए, 70 में व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आए। इसका मतलब 60 और 70 का जो दशक था वो भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत खराब था। महंगाई बढ़ रही थी बहुत तेजी से,
उस महंगाई की कंडीशन के अंदर पहली बार इंदिरा गांधी 67 में प्रधानमंत्री पद पे चुनी गई, लेकिन वो बहुमत उनको नहीं मिली जो बहुमत मिलनी चाहिए थी। ऑपोजिशन ने क्या किया, इसका फायदा उठाया, और फायदा उठाने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ एक विरुद्ध कोalition गठबंधन सरकार बनने दी। जब इलेक्शन 67 में, अब अगला इलेक्शन होना था 1972 के अंदर, 5 साल के बाद। 5 साल के बाद। लेकिन आप ध्यान दें तो जो इलेक्शन हुआ 1971 के अंदर, 71 में, हाँ। 1 साल पहले चुनाव करवा लिया इंदिरा ऐसा गांधी क्यों ने। सर? अब इसके पीछे एक वजह ये है कि जो राजनीतिक, तो जो स्थानीय राजनीति होती थी, तो जो ऑपोजिशन होता थे वो स्थानीय मुद्दों को बड़ा मुद्दा दिखा के केंद्र में अपनी सीटें ले आया करते थे। तो इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि स्थानीय मुद्दे केंद्र तक पहुंचे, स्थानीय नेताओं को मौका ना मिले, तो 1 साल पहले उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवा लिए। अब जब उन्होंने 1 साल पहले इलेक्शन का चुनाव करवाया तो केंद्र में सीट किसकी आई? इंदिरा गांधी की सीट आई। इंदिरा गांधी बन गई प्रधानमंत्री, और अच्छे खासे बहुमत से प्रधानमंत्री इनको बनाया गया। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, अब 71 के बाद सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ा कदम कह लो इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी। अब बांग्लादेश में सर, आपको पता है पूर्वी पाकिस्तान है, उस पूर्वी पाकिस्तान के अंदर अलगाववाद की भावनाएं थी, बंगाली कल्चर जितने भी लोग थे वो इससे अलग होना चाहते थे। अब पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या किया, बांग्लादेश के अंदर निरंतर अत्याचार करना शुरू कर दिए, बलात्कार, हत्या सब कराना शुरू कर दिया। इस कंडीशन में वहां के लोग भाग भाग के भारत आने लगे। जब भारत में लोग आने लगे, आपको पता है महंगाई पहले चल रही देश के अंदर, उस महंगाई की अवस्था में असम में, मणिपुर में, मेघालय, त्रिपुरा में, आज के कलकत्ता के अंदर लोग भर भर के आने लग गए। उन राजनेताओं ने क्या किया, इंदिरा गांधी को पत्र लिखना शुरू कर दिया, और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से कहा कि आप ऐसा करें कि या तो पूरी पाकिस्तान में शांति बहाल करें, या तो इनको हम वापस भेज देंगे। पाकिस्तान सुनने को तैयार नहीं था। बड़ा देश था अमेरिका, और अमेरिका पाकिस्तान के पीछे खड़ा था। तो अमेरिका के उस समय जो वो थे रिचर्ड निक्सन, और वहां के सेक्रेटरी थे वो थे हेनरी किसिंजर। तो उन्होंने उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करी। ये महिला गई मिलने उनसे, सर इस महिला को 40 मिनट तक इंतजार करवाया उन्होंने, वेट करा इंदिरा गांधी को कि उनसे मिलूंगा ही नहीं। 5 मिनट 6 मिनट बातें कर दी, हटा दिया, बेइज्जती हुई इनकी। हेनरी किसिंजर को भेजा गया, तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरीके से, पाकिस्तान आपके प्रभाव में है, उससे कहिए कि किसी भी तरीके से शांति बहाल करें। अमेरिका ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है। इस कंडीशन में इंदिरा गांधी ने फाइनली हेनरी किसिंजर से कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझको सेना का प्रयोग करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने सेना का प्रयोग किया, और सेना का प्रयोग करने के बाद उस समय जो हमारे सेना के अध्यक्ष थे वो थे मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ। मूवी जो आई है मानेकशॉ इसके हेड थे। मानेकशॉ के कहने के बाद मानेकशॉ ने कहा कि भाई हम ठंड में ही युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि बंगाल के क्षेत्रों में मॉनसून में लड़ाई लड़ना मुसीबत है, नदियां बहती हैं, पानी खराब हो जाता है, पानी रुक जाता है, दलदल हो जाता है, हम नहीं कर सकते। और जो बांग्लादेश से लोग भाग के आए थे पूर्वी पाकिस्तान से, उनसे एक सेना बनाई मुक्ति वाहिनी। उन सेनाओं को ट्रेन किया मानेकशॉ ने, और उसके बाद मात्र 15 दिनों के अंदर पूरे बांग्लादेश को उन्होंने आजाद करवा दिया। 90,000 सिपाहियों को सरेंडर करवा दिया। अब जब पश्चिमी पाकिस्तान को लगा कि पूर्वी पाकिस्तान तो हमारे हाथ से निकल गया, बांग्लादेश बन के रहेगा, तो उन्होंने प्लान बनाया कि काम करते हैं कि इन्होंने हमसे बांग्लादेश लिया, हम इनसे राजस्थान छीन लेंगे। और 1971 में लोंगेवाला के पोस्ट पे, जहां पे सिर्फ आपके 120 जवान थे, उस पर अटैक कर दिया। वहां के नेता थे कुलदीप सिंह, मतलब वहां के जो कमांडर थे। 120 लोगों ने लोंगेवाला पोस्ट को बचाया और पाकिस्तान को मुंह खिला दी। अब पाकिस्तान अपमानित हो गया, और ये वाला जो बांग्लादेश से आजाद हो गया। अब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्रेशर लेके ना था, तो अमेरिका ने साथ दिया, यूके ने साथ दिया, यूएन ने साथ दिया। उस कंडीशन में इंदिरा गांधी जाके मिलती हैं यूएसएसआर, रूस के राष्ट्रपति से। जो आपका जो रूस है वो यूएसएसआर, हाँ, सोवियत संघ, उसके राष्ट्रपति से मिली, और उसके राष्ट्रपति से कहा कि हमारे ऊपर ये कंडीशन है। तो 1971 में जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था हिंदू को हराने के लिए, तो यूएसएसआर ने अपनी सेना भेजी थी भारत की मदद करने के लिए, और वहीं से भारत और रूस के एक दोस्ती प्रिय संधि की और समझौते की शुरुआत हुई। अब जब ये युद्ध लड़ा इंदिरा गांधी ने, तो देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। अब जैसे इकोनॉमी खराब हुई सर, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि अब देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए जो बेसिक प्राइस है वस्तुओं के, उनके प्राइस बढ़ाने पड़े इंदिरा गांधी को। जब इंदिरा गांधी ने कीमत बढ़ाना शुरू कर दी, तो सबसे पहले बगावत हुई गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर जो बच्चे थे, स्टूडेंट, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए जो अपोजिशन मौका ढूंढ रहा था, देसाई गए। देसाई क्या हुआ, उस विद्रोह का साथ दिया। देसाई भूख हड़ताल में बैठ गए, कह रहे जब तक, जो वहां गुजरात के जो नेता थे उनका नाम चिमन लाल था, चिमन लाल चोर कहते थे उनको, इतना करप्शन बढ़ गया था। तो देसाई ने कहा जब तक चिमन लाल की सरकार रिजाइन नहीं करेगी तब तक मैं भूख हड़ताल से नहीं हटूंगा।
और बच्चों का साथ भी था। तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, चिमन लाल अगर आपको लगता है खराब है, तो चिमन लाल को पद से हटाया गया गुजरात में और नए चुनाव कराए गए। इंदिरा गांधी की सरकार की हार हुई कांग्रेस की। जब कांग्रेस की हार हुई, सेम बगावत शुरू हुई बिहार के अंदर। बिहार के अंदर बच्चों ने गुट बना लिया और गुट बनाने के बाद फिर से वही इन महंगाई को लेकर बगावत शुरू हो गई। जब महंगाई को बगावत शुरू हुई तो उस समय एक बहुत प्रसिद्ध नेता थे जो शांत बैठे हुए थे, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। जेपी नारायण, जेपी जो क्रांति करते हुए। बिल्कुल। तो जयप्रकाश नारायण ने बच्चों का साथ दिया और नारा दिया कि दिल्ली चलो, दिल्ली में रैली करेंगे। आजादी के बाद से लेके अब तक की सबसे बड़ी रैली करवाई जेपी नारायण ने। बिहार से, गुजरात से, सब जगह से बच्चे पहुंच गए दिल्ली। और ऑपोजिशन जो था उसको मौका चाहिए था इनको हराने के लिए। ऑपोजिशन ने जैसा ऐसा किया, ऑपोजिशन ने जेपी नारायण का साथ दिया। अब इनका और जेपी नारायण ने सर एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी जो सबसे बहुत अलग बात थी। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि जो सरकार है भ्रष्ट सरकार है। इस भ्रष्ट सरकार, कानूनी सरकार की बात ना तो सिपाही को माननी चाहिए, ना तो पुलिस वालों को मानना चाहिए। जब ऐसी घोषणा कर दी तो सही मायने में जयप्रकाश नारायण सेना को, पुलिस वालों को, बच्चों को, अधिकारी सबसे कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार के आप समर्थन में ना रहे, उनके विरुद्ध में आ जाए। अभी जब इतनी कंडीशन हुई देश के अंदर, सोने पे सुहागा हुआ कि एक नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, वो उस समय भारतीय रेल के अध्यक्ष माने जाते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ने यह कह दिया कि जो हमारे रेलवे कर्मचारी हैं इनकी बढ़ाई जाए सैलरीज, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हम रेलवे रुकवा देंगे। और रेलवे का रुकना मतलब रेल पूरे भारत देश के ठप हो जाना। फर्नांडिस ने ऐसा किया, ये एक कंडीशन। तो तीन बड़ी कंडीशन हुई, गुजरात की दंग, वो बिहार का और रेलवेज का, ऊपर से 71 की लड़ाई, और फिर एक और बड़ा इवेंट हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घोषणा कर दी कि 1971 में जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन था वो गैर कानूनी था, क्योंकि इनके अगेंस्ट में जो कैंडिडेट थे उन्होंने ये बोला इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि इंदिरा गांधी ने भारतीय पैसे का प्रयोग किया है, भारतीय जीपों का प्रयोग किया गया है इलेक्शन की रैली करने के लिए। ये बिल्कुल सही नहीं है। इंदिरा गांधी को अब 71 का चुनाव से हटा दिया जाए। अब जो वहां के जगमोहन लाल थे, जस्टिस जगमोहन, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। रायबरेली से लड़ी थी, वहां से बोले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। अब अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये नहीं है तो इसका मतलब संविधान कहता है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने या तो प्रधानमंत्री के पद से आप इस्तीफा दें, छोड़ दें। अब इंदिरा गांधी को पता था कि अगर मैं 75 में, जिस समय गुजरात में चल रहे हैं आंदोलन, दिल्ली में रैलियां आ रही है बड़ी बड़ी, रेलवे ठप पड़ी है, महंगाई से पूरा देश नाराज है, इस कंडीशन में अगर मैं दोबारा चुनाव में भागीदार होंगी वहां से रायबरेली से, मैं पक्का हारूंगी। तो इनको लगा कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा ही इकलौता ऑप्शन है जिससे कि मैं अपनी इज्जत बता पाऊंगी। इस्तीफा देने ही वाली थी। फिर एक और कंडीशन हुई सर, जुडिशरी में, न्यायालय के में पक्ष में ये होता है कि जो मुख्य न्यायाधीश बनता है वो हमेशा बनता है सर्वोच्च न्याय, जो न्यायाधीश होता है सर्वोच्च व्यक्ति। इंदिरा गांधी ने क्या किया, जैसे ही चुनाव खत्म हुए, मौका मिला, इन्होंने क्या किया, जो 3 सीनियर वो थे जज, उनको हटा के जो चौथे सीनियर थे एएन रे, इनको उठा के जज बना दिया सुप्रीम कोर्ट का। जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके अगेंस्ट बोल दिया, गुजरात में इनकी सरकार गिर चुकी थी और 71 में चुनाव हुए थे। अगर चुनाव होने कब थे सर? 76 में होने थे, 5 साल बाद होने थे, 75 में ये सब चल रहा है। तो जब इतनी कंडीशन हुई, पूरा देश इनके अगेंस्ट हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब जजमेंट आ गया, तो फाइनली इंदिरा गांधी को समझ आया कि मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। अब तक सिंडिकेट पिक्चर से बाहर थी, क्योंकि कांग्रेस को डोमिनेट कौन कर रहा था? इंदिरा गांधी कर रही थी, क्योंकि सिंडिकेट में जो के कामराज थे, इन लोगों ने कहा था कठपुतली की तरह काम करेंगे। लेकिन 1959 में राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने जिस व्यक्ति को बोला था कि आप राष्ट्रपति के पद पे खड़े हो, उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। तो सिंडिकेट खत्म हो चुका था, ऑपोजिशन इनके विरुद्ध हो चुका था, सिंडिकेट भी इनके विरुद्ध हो चुका था, देश इनके विरुद्ध था। इस कंडीशन में इलाहाबाद की जजमेंट ने बोला कि इनको पद से हटना पड़े। अब जब ये कंडीशन हुई तो इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था, ये करने वाली थी अपने पद से इस्तीफा देने वाली थी। फिर इस पूरी कहानी में एक नया कैरेक्टर आया, उसका नाम था संजय गांधी। इनके बेटे राजीव गांधी भी थे, संजय गांधी भी थे। संजय गांधी दिमागदार आदमी, संजय गांधी ने कहा कि आपको इस्तीफा नहीं देना। अब उन्होंने बोला कि मैं इस्तीफा दूंगी क्योंकि मैं तो गैर कानूनी हो चुकी हूँ और इलाहाबाद की हाईकोर्ट की बात मुझे माननी पड़ेगी। तो संजय गांधी ने कहा कि कोई इलाहाबाद का हाईकोर्ट डिसाइड नहीं करेगा कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री है कि नहीं, ये जनता करेगी। लेकिन इनका मनोबल टूट चुका था तब तक। जब तक इनका मनोबल टूटा, इस बीच में संजय गांधी ने हरियाणा फोन मिलाया,
अब सोचें किसको फोन मिला होगा हरियाणा के अंदर, बंसीलाल चौधरी। बंसीलाल चौधरी। और हरियाणा के क्षेत्र में बंसीलाल चौधरी की ठाठ थी, जाट गुजर उनकी बात सुनते थे। बंसीलाल चौधरी को फोन किया गया कि भाई माता ऐसी ऐसी कंडीशन में है। तो बंसीलाल चौधरी ने कहा कि 1-2 घंटे का टाइम दीजिए मुझे, संभाल के रखिए, इनको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। तो बंसीलाल चौधरी ने इतनी देर में जाट गुजरों को ट्रक से भर भर के दिल्ली भेज दिया। एक रैली इनके विरुद्ध में आई जो कह रही इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, पक्ष में आई, एक इनके पक्ष में आई, इंदिरा इंटरेस्टिंग लग रहा है लाओ, बड़ा हाँ, हाँ। इंदिरा लाओ देश बचाओ, इंदिरा लाओ देश बचाओ। लेकिन अभी भी मुद्दा ये नहीं था कि ये इस्तीफा दें या ना दें। फिर संजीव गांधी ने दिमाग लगाया कि अब क्या किया जाए। तो बंसीलाल चौधरी ने एक और व्यक्ति का नाम दिया। सर वो नाम कौन होगा, आप गेस करें? वेस्ट बंगाल के श्रीदास शंकर रे। यस, उनको बोला गया। हाँ, उनको बोला गया कि एक काम करें, रे साहब से बात करें। तो रे साहब से बात हुई। जब रे साहब से बात हुई, रे साहब ने संवैधानिक प्रावधान उठाया और प्रावधान उठा के कहा कि माता जिसे करिए कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग करें। अब माता ने कहा 352 का प्रयोग करने का मतलब है कि मैं किस कारण पे करूं, क्योंकि आपातकाल लगाने की 2 स्थिति है पूरे देश के अंदर, या तो बाहरी आक्रमण हो जाए या आंतरिक विद्रोह हो जाए। ये दोनों कंडीशन नहीं है, ये तो राजनीतिक समस्याएं चल रही हैं। तो जो जयप्रकाश नारायण की लाइन थी कि सेना हथियार छोड़ दे और पुलिस वाले, उसको मुद्दा बनाया संजय गांधी ने। बोला माता इससे बड़ा क्या है कि देश बगावत पे उतर चुका है, सेना हथियार छोड़ रही है, अगर युद्ध कुछ हो जाएगा तो कौन संभालेगा। तो इंदिरा गांधी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि बात तो शायद सही हो रही है। और जो वेस्ट बंगाल के एडवाइजर थे रे, उनके एडवाइस को मानने के बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, 352 का प्रयोग करके शाम को बोला कि आपातकाल लगा दिया गया। और उस समय जो राष्ट्रपति थे फारूकदीन अली अहमद थे, अच्छे कनेक्शन थे। उनसे अली अहमद से कहा कि आप घोषणा साइन कर दे, बाकी मैं कर देती। साइन कर दिया। और सुबह संजय गांधी ने 6 बजे अपने कैबिनेट को बताया कि भैया आपको अपने घोषणा करनी है कि भैया आपातकाल लगा दिया गया। सुबह 6 बजे कैबिनेट को पता ही, मतलब मंत्रिमंडल को ही नहीं पता कि आपातकाल लगने वाला है। सर क्या ये तानाशाही नहीं है? सर आ रहे उस पे। हाँ। अभी एक पॉइंट और है। तो उस समय जो वो थे हमारे प्रेस मिनिस्टर थे, वो थे गुजराल साहब, आके गुजराल। उनसे कहा गया, संजीव गांधी ने कहा कि आप करें सेंसरशिप लगा दे मीडिया पे, पूरे मीडिया को बंद कर दे, इस मीडिया से वही दिखाएगा जो इंदिरा गांधी चाहेंगी, जो मैं चाहूंगा। तो गुजराल साहब ने कहा कि कुछ भी हो जाएगा, लोकसभा का चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, हमारे मीडिया को नहीं रोक सकता। संजय गांधी ने कहा तुम नहीं रोक सकते ना, तो तुम्हें इस पद पे रहना नहीं है। सर आप पिक्चर देखेंगे, गुजराल साहब को कैबिनेट धक्के मार के बाहर निकाल दिया संजय गांधी ने। एक मंत्री को इस प्रकार से बात ना मानने पर बाहर निकाल दिया। एक नए मंत्री चुने गए, उनका नाम स्लिप हो रहा है, वो मंत्री थे जो शुक्ल जो थे, हाँ शुक्ल साहब, उनको चुना गया एज अ प्रेस मिनिस्टर। उन्होंने संजय गांधी की बात मानी और पूरे देश की मीडिया को सेंसरशिप से रोका दिया, बंद कर दिया। अब ये सब हुआ तो इसी में एक और आया कि जितने ये ऑपोजिशन के लोग बैठे हुए हैं, क्या किया जाए इनका। तो अनुच्छेद 19 कहता है कि आप सभा बना सकते हो, विरोध कर सकते हो, दंगे नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने इसको ना ही विरोध माना, इसको दंगे माना, स्ट्राइक माना। और इन्होंने कानून पारित किया था MISA, मीजा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। आंतरिक स्थिति को बचाए रखने के लिए मैं सुरक्षा का कानून पारित कर रही हूँ। और जितने भी ऑपोजिशन लीडर थे, जयप्रकाश नारायण, देसाई, जितने भी विरुद्ध में खड़े थे, सबको उठा के जेल में डाल देगा। 18 महीने तक कोई बाहर नहीं। अब जब ऑपोजिशन खत्म, आपातकाल घोषणा हो गई, अब शुरू हुआ काला दिन, काला इतिहास भारतीय, मतलब काला ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी। अब बात ऑपोजिशन ही नहीं है, जब विपक्ष ही नहीं है तो अब बात कौन करेगा। तब इंदिरा गांधी के हाथ में अल्टीमेट पावर आई। और यहीं से आप देखें कि मिनी संविधान कहा जाने वाला जो 42 1976 में 76 में आपातकाल चल रहा है, संविधान के वो सारे लूप होल खत्म कर दिए गए जो इंदिरा गांधी की पावर को रिस्ट्रिक्ट करते थे। सब कुछ इंदिरा गांधी ने खत्म करवा दिया। और अपोजिशन में जितने लीडर थे उन सब पे इतने डंडे बरसाए कि आज भी वो आपातकाल की स्थिति को देख के याद करते हैं कि भाई आपातकाल में हमारे साथ क्या हुआ था। सर ये तानाशाही, मैं तो प्रॉपर तानाशाही, लोग कहते हैं कि मोदी तानाशाह है, सर असली तानाशाही तो ये थी। सर इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ऐसा कुछ, मतलब इन्होंने अपनी पूरी स्थिति को देख के लगाया। ये कैरेक्टर पर्सनैलिटी एज अ पर्सनैलिटी अच्छी है, परंतु जब संजय गांधी पिक्चर में आए इनके दिमाग में, तब सब कुछ भ्रष्ट हो गया। सर चलो पर्सनैलिटी अच्छी है, मैं आपकी बात से सहमत, अच्छी है, लेकिन सर अपनी सीट बचाने के लिए और लोगों पर अत्याचार कराना, प्रेस को बंद कर देना,
सर अभी तो आपने उस पॉइंट पर डिस्कस नहीं किया, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपने स्किप कर दिया है कि संजय गांधी ने बस्तियां तोड़वा दी थी सर रहने वालों के। नई दिल्ली में जो बस्तियां थी, तुर्काना गेट, तुर्काना गेट उसे तोड़वा दिया था। क्यों? उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा इसलिए। और उनकी जो रुखसाना जो सुल्तान थी, उनकी गर्लफ्रेंड हाँ। थी, उनके कहने पर तुर्काना गेट तोड़वा दिया और उसके पास जो लोग रह रहे थे उनकी बस्तियां उड़ा दी गई। क्या ये तानाशाही नहीं है? सत्य है सर, 100% सत्य है। और इसके पीछे की कहानी भी आप बहुत, मतलब ऐसी कहानी है, आप सोचोगे कि ये राजनेता पे कौन बैठा है। तो जो वो है सुल्ताना, रुखसाना सुल्ताना, वो आई थी विदेश से पढ़ के और संजय गांधी से मिलने पहुंची। तुर्काना गेट पे अधिकतर जो बस्तियां थी सर, वो मुसलमानों की बस्तियां, छोटे छोटे जो रिफ्यूजी बन के आए थे वो वहां रहते थे, कच्चियां बस्तियां थी। अब रुखसाना बेगम को लगा कि भैया ये तो बहुत गलत चीज है, भारत देश की राजधानी में ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने संजय गांधी से बोला क्या है सर, मात्र 40 मिनट के अंदर वो बस्तियां खत्म कर दी गई। है ये तानाशाही है, इसमें कोई मनाही नहीं है, तानाशाही नहीं है सर, ये। वही बात है कि जो भी बात है प्रॉपर बताइए कि तानाशाही ऐसा क्यों। आज हम कह देते हैं कि मोदी सबको प्राइवेट कर रहा है, मोदी तानाशाह है, लेकिन मोदी ने आपातकाल नहीं लगाया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। इंदिरा गांधी ने किया, चाहे वो संजय गांधी के तहत किया। बिल्कुल सर, संजय गांधी ने जैसे सर एक प्रॉपर जो आपने नसबंदी, सर नसबंदी कराना कहाँ, मतलब आप चलो जनसंख्या बढ़ रही है, आप केवल एक रेडियो दे करके और नसबंदी करा लोगों की, इसके बारे में मुझे नसबंदी का क्या रोल है इसमें? देखिए, जब ये देश अवस्था में था, गरीब मतलब चल रहा था, तो उस कंडीशन के अंदर महंगाई बढ़ रही थी, तो अचानक जनसंख्या बढ़ने लग गई देश की। अब फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन एक बड़ा मुद्दा था इंदिरा गांधी के सामने। और मैं कह रहा हूँ सामने बैठी हैं, ब्रेन के चल रहा है संजय गांधी का दिमाग संजय गांधी का चल रहा है। अब संजय गांधी को समझ नहीं आया इस कंडीशन में, तो उन्होंने और सर ये नसबंदी सिर्फ अमीरों की नहीं हुई, मिडिल क्लास की नहीं हुई, जितने गरीब वर्ग के लोग थे, खासकर पुरानी दिल्ली जो कि शाहजहांबाद है, उन क्षेत्रों में गए वो लोगों को जबरन पकड़ के। सर ऐसा भी कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया था। सर अब ये तर्क कहीं दिखता नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया था इसके। मैं कभी पढ़ता हूँ कोई तो कहता है कि हिंदुओं को टारगेट किया गया था, कि हिंदुओं ने नसबंदी सबसे पहले की गई थी। सर अब ये तर्क हर एक किताब नहीं कहती, ऑथेंटिक डेटा नहीं, ये है कि जबरन नसबंदी कराई गई थी। अब वो जबरन किसी भी कौम के साथ हो, जो सामने दिखा उसको उठा के नसबंदी कर दी गई और बदले में बस रेडियो जूस पिला दिया गया ताकि वो जनसंख्या ना बढ़ा सके। सर जनसंख्या नियंत्रण में नसबंदी कराना उपाय नहीं था, आप जनसंख्या नियंत्रण बिल ला सकते थे। हाँ ऐसा कर सकते हैं। जब आप संविधान में संशोधन कर रहे हो तो बिल भी ला सकते थे। तो सर एक तानाशाही के तहत आपने मतलब ये कि पैदा ही नहीं हो, हाँ ये किया गया, नसबंदी करा दी आपने, तो कहीं ना कहीं गलत है मेरे हिसाब से। तो सर बिल्कुल गलत है, लेकिन जो आपका यहाँ तर्क है कि परिवार नियोजन करने के लिए कानून ले आओ कि 2 ही बच्चे अच्छे हैं, वो भारत में नहीं हो सकता। कि भारत में अगर आप जनसंख्या का वो देखेंगे तो अधिकतर जनसंख्या यूपी बिहार मिल रही है, लेकिन वहीं महाराष्ट्र में जनसंख्या कम है। अगर आप जनसंख्या अनुपात देखेंगे तो हर राज्य का अलग अलग है। अगर यूपी के अंदर 2 बच्चे ले आए तो केरला के अंदर आने जनरेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जनसंख्या है ही नहीं, तो उस बिल्कुल आ नहीं सकते थे। समस्याएं थी, हाँ समाधान के हिसाब से कुछ और किया जा सकता था, लेकिन वो तानाशाही उग्र रूप लिया गया कि लोगों को बस्तियां खत्म कर दी गई, नसबंदियां करा दी गई। और सर इसीलिए भी तथ्य है कि जब वो संजय गांधी हद से अधिक ताकतवर हो गई तो इंदिरा गांधी ने ही, अब ये सर ये डिबेटेबल पॉइंट है लेकिन इंटरनल बात होती है कि इंदिरा गांधी ने ही कॉन्स्पिरेसी करके अपने पुत्र की हत्या करवाई। क्योंकि जब संजय गांधी उग्र हो गए थे, प्रधानमंत्री पद पे भले ये हो, लेकिन पूरी जो सरकार है वो सही मायने में संजय गांधी नियंत्रण करने लग गए, तो संजय गांधी को मजबूरन में हटाना पड़ा, और जिसके लिए हमें पता है कि उनको मार दिया, इंदिरा गांधी को मार दिया गया। ऐसा आप कह रहे हो, इंदिरा गांधी के द्वारा ही ये किया गया। इंदिरा गांधी द्वारा ही कॉन्स्पिरेसी करके उनको खत्म किया गया था। सर मैं ये कह रहा हूँ, सब बात आपकी सब ठीक है। आज नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत के आते हैं, 2019 में एक बहुमत से आए थे जहाँ उन्होंने 300 से ऊपर सीट जीती थी। विपक्ष तो था, विपक्ष खत्म तो नहीं गया था, बिल्कुल हाँ विपक्ष कुछ सीटें कम थी, विपक्ष इस बार भी है, विपक्ष 14 में भी था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया। हाँ ये सत्य है, डाल दिया। असली तानाशाही इंदिरा गांधी ने की थी, और आज कहते हैं कि मोदी तानाशाही कर रहा है। मतलब यदि मैं बीजेपी कांग्रेस को दोनों को देख रहा हूँ, जब कांग्रेस वाले आज विरोध करते हैं कि यदि आपने हमारी सीटें इतनी ला के नहीं दी तो तानाशाही स्टार्ट हो जाएगी, क्या वो इतना भूल जाते हैं कि उन्हीं की एक प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने तानाशाही स्टार्ट की सबसे पहले। आपातकाल आया, उनके बेटे अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर बस्ती उड़ा देते हैं 40 मिनट में, वो गेट को तोड़वा देते हैं। उनके बेटे सिर्फ ये जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए और नसबंदी करवा देते हैं,
तो तानाशाही तो वो थी। आप यदि इसको वहां से कंपेयर करो तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ तो विपक्ष है, आप सवाल पूछ सकते हो, संसद है, आपातकाल नहीं लगा है, आपका राष्ट्रपति है, आपका सब कुछ है, संसद का नेता भी है, लेकिन यहाँ तो केवल अकेले ये थी। और ये कहती संजय गांधी ही थे, ये तो केवल एक फेस रह गई थी। सर उसके लिए जरूरी है बात समझना कि जब 42 संविधान संशोधन किया गया तो संविधान में जितनी कमियां थी, जो रे साहब बैठे थे बंगाल के अंदर, उन्होंने सारे लूप होल्स को यूज करके इंदिरा गांधी की सत्ता बचाई। और आपको पता है कि आपातकाल में लोकसभा एक साल के लिए बढ़ा दी जाती है। अब सर अगर सत्ताधारी ये कहते हैं कि ये तानाशाही होना चाहती हैं, तो सर ये आपातकाल को लंबे समय तक बढ़ा सकती थी, 3 साल। संविधान का प्रावधान तो ये कहता है रखो जेल में अपोजिशन को, कौन रोक रहा है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश इनका हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो कह रहा है कहने दो, संजय गांधी को खत्म करवा दिया इन्होंने, विदेशी कोई आक्रमण है नहीं देश के ऊपर, जनता जो कह रही है उसको सुना नहीं जा रहा। अब सर अगर आप कहते हो तानाशाही, तो बात ये भी देखें कि 77 में इन्होंने चुनाव करवा दिया। ये चुनाव कराती अपने आपातकाल से तुरंत बाद चुनाव कराती है, लेकिन सर उस समय अगर आप कहानी पढ़ेंगे, बांग्लादेश जो है आज नया बन गया है, बांग्लादेश में जो सत्ताधारी परिवार था जिसमें शेख हसीना का नाम आज देखने को मिलता है, उनके पूरे परिवार को विपक्षों ने खत्म कर दिया था, घर के अंदर मार के घुस के। इंदिरा गांधी इतनी डरती थी उस समय अपने परिवार को लेके कि इनके कौन से कमरे में कौन सा बच्चा सो रहा है, इंदिरा गांधी जानती थी। और उस समय जो रॉ के हेड थे एमएन जो काओ साहब थे, केवल सिर्फ ये 2 लोग जानते थे। इंदिरा गांधी हर रात को अपने सोने कमरा बदलती थी, क्योंकि विपक्ष से इतना डर था इनको कि विपक्ष कभी भी इनको आके मार सकता था। और सर अगर तानाशाही करी इन्होंने, हम यहाँ अपोजिशन की बात करें, क्या जनता को तानाशाही महसूस हुई? ये चीज समझने के लिए हम अगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 77 में चुनाव करवाए इन्होंने, मोरारजी देसाई जीत गए, 78 रहे, 79 रहे, 80 में से गद्दी छोड़ दी। 80 में जनता ने 71 से ज्यादा बहुमत देके इंदिरा गांधी को लेके आए। सर वहां तो इमोशन क्या हो जाती है, इंदिरा गांधी को हमें एक चाल चल देती है, जितना मैं जानता हूँ, मुझे लगता है सही गलत है, कि जब उनको जेल ले जाया गया, क्योंकि भाई उन्होंने, जैसे आप अभी मान लो कि भाजपा सभी अपोजिशन को जेल में डाल रही है, कि यदि भाजपा सेंटर में नहीं रहती है तो भाजपा वाले सभी जाने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सभी अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। तो जब इंदिरा गांधी नहीं रही, जब मोरारजी देसाई सीएम बने, सत्ता में आए, उन्होंने इंदिरा गांधी जेल में डाला, तो इंदिरा गांधी वहां भी हथकड़ी लगा करके और ये बता रही है कि मैं पूर्व पीएम हूं, मैं आपके यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ। और जो इंदिरा गांधी जिन्होंने 3 साल आपातकाल रखा, जहां उन्होंने अपोजिशन को सभी जेल में डाल दिया, जनता की एक नहीं सुनी, वो अब जनता से वोट मांगने के लिए ये कह रही है कि भाई मैं पूर्व पीएम हूँ और फिर भी मैं क्या नहीं हूँ, सेफ नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमारी जनता इमोशनल है, आप देखो इंदिरा गांधी को बहुमत मिला लेकिन 400 से ऊपर नहीं मिला, राजीव गांधी 400 से ऊपर पाते हैं इमोशन के आधार पर कि इंदिरा गांधी मर गई तो इमोशन। तो मुझे लगता है कि जो 80 का चुनाव है, जहां 81 में आती है, वो कहीं ना कहीं इमोशन के आधार पर आती है। सर इमोशन एक, इनको ले जाया गया दिल्ली से, फाटक के पास निकली जीप में से हाथ दिखाया और बोला कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, देश की जनता सुरक्षित नहीं रहेगी। राजनीतिक स्टेप लिया, लीडर है ऐसे स्टेप लेंगे ताकि जनता का स्वभाव मिलता रहे, नेता मिलता रहे, सहानुभूति। लेकिन सर क्या ये आपको लगता है कि ये एक इंसिडेंट 350 प्लस लाने के लिए काफी थी? सर कुछ सीटें तो बढ़ाई, कुछ सीटें बढ़ाई। सर जब इनको जेल से बाहर निकाला है, लंबे समय तक रखेंगे नहीं, अब अगले प्रधानमंत्री का चुनाव होना था, क्योंकि जो तत्कालीन सरकार थी वो खत्म हो चुकी थी। उस कंडीशन में जो जनता पार्टी थी, जो 80 तक खत्म, बीजेपी बन जाएगी, चुनाव के जो कैंपेन होते थे, तो जनता पार्टी की जो सरकार थी सर, जो जनता पार्टी की सरकार थी, ये सरकारें गांव तक नहीं जाती थी, केंद्र में बैठ के जिंदगी के मजे लेते थे लोग। और जहां जैसे बिहार का क्षेत्र हो गया, जहां बहुत बाढ़ आती थी हमेशा, और बिहार को पता है कि क्षेत्र ऐसा जहां बाढ़ आनी है, तो उन क्षेत्रों में जहां तक गाड़ी जा पाती थी वहां तक पहुंच जाता था, इंदिरा गांधी जाती थी। उसके बाद लोग ऐसे कंबल फेंक के आ जाते थे। इंदिरा गांधी हाथी का प्रयोग करती थी, गांव गांव में बड़ी बड़ी जहां बाढ़ के पानी भर चुके हैं वहां जाके इन लोगों से मिल के आती थी, पर्सनली बाढ़ में उतरती थी। राजतर एक होता है नेता, एक होता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व किसका भी कितना हो, ये है नेता। और नेता ऐसे काम करता है ताकि जनता उसका साथ दे। जब अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, 80 के बाद सर देखिए सर, अपोजिशन का एक ही मुद्दा था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा का पास मुद्दा था, इंदिरा लाओ देश बचाओ, महंगाई कंट्रोल करनी है, फैमिली प्लानिंग करनी है, देश को ऊपर ले जाना है। ये नेता एजेंडास के बेसिस पे आया, जो अपोजिशन था वो एजेंडा लेस था। सर मुझे एक नारे से याद आ रहा है,
मैं अभी 2 मिनट और लूंगा, एक लास्ट आपसे डिबेट करेंगे कि आपका समय बहुत कीमती है। मुझे एक नारे से सर याद आ रहा है कि एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, ये था नारा सर। कांग्रेस आज भी वही नारा दे रही है, गरीबी हटाओ, बिल्कुल जो सर। 71 में, 75 में, 80 में, 84 85 में दिया गया, वही नारा आज भी। तो गरीबी हट क्यों नहीं पाई अब? सर गरीबी उन्मूलन आसान बात नहीं है। गरीबी हटाओ नेता कह रहा है, नेता गरीबी हटाने के लिए क्या कर रहा है वो भी अलग चीज है, लेकिन गरीबी हटने का सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो जनसंख्या का नियंत्रण करना है। सरकार ने, जैसे संजय गांधी ने ये किया, फोर्स स्टेरिलाइजेशन करके। अब क्या हम ये कर सकते हैं ऐसा? नहीं। क्या हम लोगों को बच्चे पैदा करने से रोक सकते हैं? सर समझदार लोग जो होते हैं वो गरीबी हटाने की बात करते हैं, और जो उससे भी समझदार होते हैं ना सर, वो अपने अनुसार अपने परिवार का नियोजन करते हैं। आजादी के समय देश की जनसंख्या 32 करोड़, इंदिरा गांधी के समय तक 80 करोड़, इंदिरा गांधी से लेके आज तक 140 करोड़। तो इसका मतलब सर सर ना समझ परिवारों की जिम्मेदारी समझदार परिवार क्यों ले? भाई ना समझे वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति तो 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहा है, लेकिन पूरा जो महंगाई है, पूरी जो गरीबी है, वो पूरे देश पे आ रही है। बिल्कुल तो सर। ना समझ से समझदार इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है। उसके लिए क्या किया जा सकता सर उसके लिए हम राजनेताओं पे निर्भर नहीं रह सकते, हमको जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। अब अगर जागरूकता कैसे बढ़ेगी? अब परिवार नियोजन की बात करें, गरीबी सर आज भी है। अब पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार है, 14 है, 15, 16, 24 हो गया, 24 हो गए, 10 साल, तीसरी बार आ है ना, गए। तीसरी बार आ गया। गरीबी तो आज भी है ना। गरीबी तो है ही। गरीबी तो सर, गरीबी हटेगी तब जब नियंत्रण करेंगे सब कुछ। नियंत्रण हम कर ही नहीं रहे। हम अगर ये कहते हैं कि एक राजनेता है गरीबी मिटा देगा, राजनेता कानून बनाएगा, लेकिन कानून गांव गांव तक स्थापित करने के लिए जनता को जागरूक होना पड़े। अब जो आपने तानाशाही वाली बात करी, 80 के चुनाव में जनता इनको दोबारा लेके आ गई। अब जनता लेके आई, बहुमत से लेके आई, उसके बाद इन्होंने और मेजर स्टेप लिए। गोल्डन टेम्पल के अंदर सेना भेज दी, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, ठीक है। जो जर्नैल सिंह थे उनकी हत्या करवाई, खालिस्तान की मांग को रोका इन्होंने, और 84 में इनके खुद के ही बॉडीगार्ड्स ने इनको सुबह गोली मार दी। अब आप देखिए सर, अगर इतना ही कट्टर नेता है ये, तो अपने बॉडीगार्ड्स तो नहीं मारा जाएगा। और ये जानते हुए भी ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सर ये बहुत इंटरनल बातें हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी जब मारा सिखों को, तो रकाव साहब ने कहा कि आपको अपने बॉडीगार्ड बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि सिख है, मारेंगे, गुस्सा हो सकते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये उस समाज के लिए मैसेज है कि इंदिरा गांधी आतंकवाद के खिलाफ है, सिखों के विरुद्ध नहीं, धर्म के खिलाफ नहीं है। हाँ, सिखों के विरुद्ध नहीं है। लेकिन फिर भी सिख, दो भाई ने थे, 2 बॉडीगार्ड ने गोली मार दी। जब इनकी हत्या की गई 1984 के अंदर, 31 अक्टूबर था उस दिन, जब इनकी हत्या की गई, एम्स में जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 8000 सिखों को दिल्ली के क्षेत्रों में चुन चुन के मारा हिंदुओं ने और मुसलमान। कौमी दंगे सर। उन 8000 सिखों की बात ना तो इंदिरा गांधी ने करी कुछ, ना तो इंदिरा गांधी सर उसमें वो थी शामिल, ना ही राजीव गांधी शामिल थे उसमें। वो सर कौमी दंगे थे। लेकिन सर जैसा आप कह रहे हो, मैंने जितना सुना है कहानियों में या कविताओं में कि सिख समाज में लोगों को मारा जा रहा था, तो जो हिंदू धर्म है वो उनको बचाव के लिए आया, सर बचाव के लिए आया। सर मैं बताता हूँ, सही मायने में वोटर आईडी निकालते थे। वोटर आईडी निकालने के बाद जिस जिस के आगे सिंह सिख लगा हुआ है, उनके एड्रेस पे जाते थे, और वहां जाके दुकानों के अंदर, अगर दुकान है, दुकान के अंदर बंदूक जिंदा जलाते थे। सर दिल्ली से क्षेत्र में 8000, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, 8000 सिखों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया। और सर इसमें आप हिंदू मुसलमान तो कर ही नहीं सकते, मार सब रहे थे। इसमें गलत बात यह हुई कि राजीव गांधी ने, अब जब एक घोषणा पत्र है, आप देखेंगे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, राजीव गांधी ने कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। इंदिरा गांधी की मौत को उन्होंने बड़े पेड़ गिरने जैसा बताया, और सिखों की मृत्यु को उन्होंने कोई मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने कहा कि जमीन हिल रही है, देश गुस्से में है, और ये गुस्से पर देश में 8 सिखों को मार दिया गया। इसकी ये बात कोई नहीं करता। ये बात करने के लिए आपको बुलाया था। अब ये 8000 सिख जो मारे गए सर, वो आज वही 8000 सिखों की जो मौत है, अगर आज भी आप पंजाब देखेंगे, पंजाब के अंदर आज भी अगर अलगाववाद की भावना है, आप कहते हैं कि पूरा सिख कम्युनिटी ऐसी नहीं है, लेकिन जो बचे हुए कहते हैं, उनको इस बात का डर आज भी है कि हमारे 8000 भाइयों को क्यों मार दिया गया।
बिना किसी वजह बिना से, किसी दो वजह लोगों से, की गलती से। 2 लोगों की गलती की वजह से। अगर इंदिरा गांधी विरुद्ध नहीं, सरकार को इतना ताकतवर होना चाहिए था कि 8000 सिखों की हिफाजत करते। गुरुद्वारों के अंदर छुपे रात भर सिखों ने अपने बाल कटवाए, दाढ़ी कटवाई, हिंदू की वेशभूषा रखी और अपनी जान बचा के पंजाब भागे थे। गाड़ी में, बैलगाड़ी में, जहां मिली जगह वहां भागे वो गाड़ी से। केवल पंजाब प्रांत सुरक्षित था उनके लिए, बाकी अगर आप देखेंगे इसी समय भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई थी। सर, ट्रेन के अंदर जो सिख बच्चे होते थे, उनकी जो माताएं होती थी, अपना नाम बदल के लड़कों को लड़कियों की तरह बैठा के ले जाती थी। लंबे बाल होते थे ताकि बोले लड़की है, और अगर पता लग गया कि ये सिख है तो चलती ट्रेन में मार देते थे उन्हें। सर तानाशाही बात तक थोड़ी सी रही। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद असली हिंसा हुई। उससे हुई। पहले तो अगर आपातकाल में जनता के विरुद्ध आप एक ही घोषणा, 2 ही चीज पढ़ते हो, रुकाना गेट खत्म कर दिया गया, नसबंदियां करवा दी गई। जनता को और कुछ हुआ नहीं। जनता तो गांव गांव बैठी हुई थी, मीसे से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नेताओं को फर्क पड़ा था उसके बाद, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो फर्क पड़ा वो कौमी दंगों को पड़ा। तो ये कौमी दंगे इस तरीके से बढ़े और ये कोई नहीं रोक पाया। सर, गुजरात के दंगे हुए, आज के जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी सर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस समय, उस दंगे को नहीं रोक पाए। साबरमती से इधर से ट्रेन आ रही है, उसको जला दिया गया। अगर आप इतने ही सक्षम थे तो रुकवाते उसको। जब भी सर दंगे होते हैं, सर नेताओं को नहीं पता ना। आप दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री और बिहार के किसी गांव में 4 लोगों को मार दिया जा रहा है, सरकार क्या कर लेगी? लेकिन हाँ, बस इतना कह सकते हैं कि सरकार को शायद इतने कड़े कानून बनाने चाहिए कि ऐसे दंगे ना हो। तो मेरे ख्याल से पर्सनैलिटी सर, इंदिरा गांधी वाकई में एक आयरन लेडी है। इनका समय काल भारतीय इतिहास के लिए बहुत खराब काल भी रहा है और देश को संभालने में बहुत बड़ा योगदान अच्छा था। भी रहा है। ये अपने आप को किसी भी तरीके से बना सकती थी, तानाशाही हिटलर जैसा। जैसे आज चाइना में एक पार्टी की सरकार है, ये बन सकती थी, एक दलीय सरकार बना लेती, खुद को हेड बना लेती, इनके बाद इनके बेटे राज करते। यहाँ तक कि जो इनके आर्मी में मानिक शॉ इनके हेड थे, मानिक शॉ इनकी डिबेट हुई। मानिक शॉ से इन्होंने कहा कि आप जो चाह रहे हैं ना मानिक शॉ, कभी नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि सत्ता ले लें, हमारी सरकार हटा के आप सैन्य विद्रोह करके सत्ता हासिल कर लें? मानिक शॉ ने कहा कि मैडम, आर्मी मेरा काम है, राजनीति आपका काम है। राजनीति आप संभालें, आर्मी मैं संभालता हूं। और जब तक मानिक शॉ है तब तक सेना कभी सोचेगी नहीं। इंदिरा गांधी ने उनको फील्ड मार्शल बना दिया, भारत के इकलौते फील्ड मार्शल बनाए गए, मतलब सेना उनके साथ थी। सर, तो ये इनका शासनकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए काला काल तो है ही, लेकिन अगर उसको सही से एनालाइज करें, हमको समझ आएगा ये काला काल एक उजाले के लिए था, क्योंकि 42 के बाद 44th अमेंडमेंट हुआ। तो जितने भी लूप होल थे 42 में पहले, वो सारे 44 में भर दिए गए। इसलिए आज तक दोबारा आपातकाल की स्थिति नहीं पड़ी। जो आर्म रेबिलियन, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसको आर्म रेबिलियन में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, जब तक सेना विद्रोह नहीं करेगी तब तक आंतरिक विद्रोह नहीं लगेगा। उन्हीं सर कमियां थी, कमियों का फायदा उठा के आपातकाल लगाया, उन्हीं कमियों को दूर किया 44 के। तो सर ये दो परता है, इसमें सही भी चीजें हैं, गलत भी चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलिए, आज हमने डिस्कस किया इंदिरा गांधी पर और सर ने बताया कि इंदिरा गांधी के आपातकाल में क्या क्या हुआ, कैसे कौमी दंगे हुए, किस प्रकार से नसबंदियां करवाई गई, तुर्कमाना गेट तोड़ा गया, संजय गांधी का रोल क्या था, इंदिरा गांधी का रोल क्या था, सब कुछ बताया गया। धर्म के ऊपर भी हमने बात की, किस धर्म में क्या हुआ, कैसे कौमी दंगे हुए, धार्मिक दंगे हुए। अब हम चलते हैं, आज आपसे इतना ही मिलेंगे। सबसे पहले आपसे सर का धन्यवाद करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर, नए पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच।